Hi, good morning. So we're back with another exemption services. Legal services are very important services from exam point of view. I love legal services. Really, favorite, one of the favorite one. Am I clear? Only one entry, entry number 45. Only one entry in legal services. I hope you're with me. The first question comes: what is legal? Okay, before coming, okay, legal समझते हैं. Legal services by arbitral tribunal by advocate and senior advocate. Legal services means advisory services, consultant services, even a representational services before any court, tribunal and authority. You know that a lawyer can represent his client. A lawyer can represent his client. Am I clear? So in that case, what is that services called? That service is called as representational services. Am I clear? Now, लेट मी सी कितना याद है आप लोग को. अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ कहीं शेयर भी किया था. तो लेट मी सी मेमोरी. इफ आई टॉक अबाउट लीगल, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, लीगल सर्विसेज की बात करती हूँ, तो व्हाट कम्स टू माय माइंड इज कोर्ट, देन ट्रिब्यूनल. क्योंकि ट्रिब्यूनल इज नॉट अ कोर्ट. कोर्ट में यू हैव हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. देन जजेस, then advocate. If this is within the court, if we're talking about within the court, and outside court की अगर मैं बात करूं, outside court settlement की बात करूं, तो मैं arbitrator की बात करती हूँ. किसकी? arbitrator. रिप्लाई, लीगल सर्विस चल रहा है. लीगल कोर्ट सी, लीगल की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक वकील चाहिएगा, जो वकील मेरा केस रिप्रेजेंट करेगा, या तो ट्रिब्यूनल में करेगा या तो कोर्ट में करेगा, और वहां जज होंगे. और अगर मैं आउट ऑफ कोर्ट की बात करती हूँ तो आर्बिट्रेटर आता है, मतलब एन अनबायस्ड पर्सन who will give his opinion against the parties. Now tell me, is court services taxable? Yes or no? Is court services taxable? Yes or no? If yes, why? If no, why? Reply. जल्दी जल्दी, टाइम नहीं चाहिए, टाइम नहीं लगेगा, टाइम है नहीं हमारे पास. मैम टाइम ही टाइम है, नवंबर हो गया. तुम बोलो रीजन दो, नो का रीजन दो, नो का रीजन दो. एग्जैक्टली, शेड्यूल 3. इफ यू रिमेंबर शेड्यूल 3 में पढ़ के आए थे हम लोग. पॉइंट नंबर सेकंड, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल services has been exempted, not exempted in schedule 3. exemption गलत वर्ड है. exempt वो होता है जो सप्लाई होता है, ये तो सप्लाई नहीं है. सप्लाई शेड्यूल 3 में बोला है फॉलोइंग गुड्स, एंड फॉलोइंग एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. वहां पे कोर्ट, वहां पे ट्रिब्यूनल, वहां पे जज, तीनों शेड्यूल 3 में आ जाते हैं. शेड्यूल 3 में आ जाता है. आई होप यू आर विथ मी. सिर्फ एडवोकेट एंड आर्बिट्रेटर शेड्यूल 3 में नहीं आया है. सिर्फ एडवोकेट एंड आर्बिट्रेटर. सी हाउ टू गो हेड. पहले चेक करो इज इट ट्रांजैक्शन सप्लाई और नॉट. तो सप्लाई ही नहीं है, शेड्यूल 3 ने मना कर दिया. ठीक है, तो ये 3 तुम्हारे कैटेगरी से चले गए. अब आता है कौन? एडवोकेट एंड आर्बिट्रेटर. क्या एडवोकेट के बारे में, क्या आर्बिट्रेटर के बारे में शेड्यूल 3 ने कुछ बोला? नहीं बोला. दैट मीन्स सप्लाई है. हाँ सप्लाई है. क्यों? क्योंकि मेरी 7(1)(a को मीट करता है. 7(1)(a क्या बोलता है? एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू बाय अ पर्सन इन द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई. तो एडवोकेट ने क्या किया? सर्विसेज दी. उसके लिए क्या वो कंसेशन मिला? हाँ मिला. क्या वो टैक्सेबल पर्सन है? हाँ है. क्या वो उनका बिजनेस है? हाँ है. सब कुछ तो कवर हो गया. Am I clear? तो 7(1)(a के हिसाब से एडवोकेट, 7(1)(a के हिसाब से आर्बिट्रेटर इज सप्लाई.
यस तो क्या जीएसटी लगना चाहिए? हाँ लगना चाहिए। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया पहले एग्जाम्प्टेड सर्विसेज चेक कर लो, एग्जाम्शन की लिस्ट चेक कर लो, क्या एग्जाम्शन के अंदर तो इनको एग्जाम्प्ट नहीं किया है? हाँ यार वो देख लेते अपन, एग्जाम्शन के अंदर इनको एग्जाम किया है कि नहीं किया है वो देख लेते। अगर एग्जाम्शन में एग्जाम किया है तो कहानी खत्म हो जाती है, अगर एग्जाम्शन में एग्जाम किया है तो कहानी खत्म हो जाती है, देन नो क्वेश्चन ऑफ लिवाइंग जीएसटी। अगर एग्जाम्शन में एग्जाम्प्ट नहीं किया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। उसके बाद का क्वेश्चन आता है फिर टैक्स कौन पे करेगा? प्रोवाइडर पे करेगा मतलब सप्लायर पे करेगा कि रेसिपिएंट पे करेगा? तो सप्लायर पे करेगा तो उसको एफसीएम कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रेसिपिएंट पे करेगा तो उसको आरसीएम कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बॉस देखो, क्योंकि अगर मुझे एफसीएम और आरसीएम पता नहीं होगा तो फिर मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई समझ में नहीं आएगा कि मैं भैया सेक्शन 13 को किस सर्विसेज है, ये 13(2) लगाओ एफसीएम के 13(3) लगाओ आरसीएम, कितना लिंक है। बॉस डिफिकल्ट नहीं है, बट यस यू हैव टू थिंक टुगेदर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, वेदर इट इज एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉट, एफसीएम है कि आरसीएम है, क्योंकि देन इट विल डिटरमाइन माई, अगर एफसीएम है तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई वैसे डिसाइड होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बहुत एक ही चीज से लिंक है, क्योंकि अगर एफसीएम है तो मैं कैसे करूंगी, आरसीएम है तो मैं कैसे करूंगी, इट्स ऑल लिंक। आई होप विथ मी। आप सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो, आपका थॉट प्रोसेस होना जरूरी है, आपको सब कुछ एक साथ लिंक करके चलना पड़ेगा। am I clear? तो नाउ नेक्स्ट, एडवोकेट एंड आर्बिट्रेटर, सप्लाई है, सप्लाई तो है। अब हम ये चेक करते हैं, क्या ये एग्जम्प्टेड सप्लाई तो नहीं है? अगर एग्जम्प्टेड है तो ओके, नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो लेट्स चेक वेदर इट इज एग्जम्प्टेड और नॉट। मैंने प्रॉपरली फ्लो चार्ट बना के दे दिया है। नॉर्मली ये फ्लो चार्ट मैं क्लास में बनाती थी, बच्चे कॉपी करते थे, पर नाउ टेक्नोलॉजी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बेंच ऑफ, जहां बेंच होती है जहां पे एक से ज्यादा लोग, ट्रिब्यूनल लोग बैठते हैं। मैं क्लियर? अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको सर्विसेज दे रहा है? नॉन बिजनेस एंटिटी को, मतलब घरेलू झगड़े हो रहे हैं। कौन से झगड़े हो रहे हैं? विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, दे आर सप्लायर्स and they are recipient, they are suppliers and they are recipient, and recipient कौन है? नॉन बिजनेस एंटिटी। recipient कौन है? नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब दैट दे आर इनटू विच, जो झगड़े हैं वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है यार, दो भाइयों के बीच के झगड़े होंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े होंगे, whatever। अगर आपने नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी है, उसके लिए जो नॉन बिजनेस एंटिटी कंसिडरेशन पे किया है वो कंसिडरेशन इज एग्जम्प्टेड। वेरी क्लियर? अब आते हैं थर्ड वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। अगर उन्होंने सर्विसेज किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट को दी, यूनियन टेरिटरी को दी, लोकल अथॉरिटी को दी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी, गवर्नमेंट एंटिटी को दी, एग्जम्प्ट। बस रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने जेब से निकाल के टैक्स देगा, वो खुद के जेब में आएगा, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डालने का क्या लॉजिक है? एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ू, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? हम आर्बिट्रेटर की बात कर रहे हैं, हम आर्बिट्रेशन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। होप यू विथ मी? यस। तो अगर आर्बिट्रेटर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है, एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी सब आ गए। नाउ अब नेक्स्ट किसको सर्विस दी? बिजनेस एंटिटी को। आर्बिट्रेटर किसको अपने आर्बिट्रेशन दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर, जिस बिजनेस एंटिटी को मैं सर्विसेज दे रहा हूं, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 20 lakhs और 10 lakhs in special category states in the preceding financial year, सपोज इस साल आप किसी को आर्बिट्रेटर की सर्विसेज दे रहे हैं जिनका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 20 lakhs और अप टू 10 lakhs, इस केस में पिछले एग्जाम कर दिया है। क्या कर दिया है? मतलब पिछले साल का टर्नओवर देख लो,
क्या देख लो, पिछले साल का टर्नओवर देख लो, अगर पिछले साल का टर्नओवर इनका अप टू 20 lakhs है या अप टू 10 lakhs है और करंट ईयर में आप इनको क्या दे रहे हो, लीगल सर्विसेज दे रहे हो, इट इज एग्जम्प्टेड। देख लो। और सेकंड पॉइंट क्या दिया है, एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 lakhs और मोर देन 10 lakhs इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल आपका टर्नओवर 20 या 10, 20 एंड 10 बेसिकली बेसिकली रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, बढ़ाया नहीं मैंने आपको अभी, रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 एंड 10 है। मैं क्लियर? तो एग्रीगेट टर्नओवर इज more than 20 lakhs or more than 10 lakhs in special category states in the preceding financial year, तो करंट ईयर में आप ऐसे कंपनी को लीगल सर्विस दे रहे हो तो टैक्स लगेगा। और टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपेंट पे करेगा, आरसीएम लगेगा, बिजनेस एंटिटी विल हैव टू पे टैक्स। अपन देखेंगे, अभी पूरा हो जाएंगे, अपन आरसीएम की लिस्ट में जाएंगे, अभी डोंट वरी, हम लोग अभी आरसीएम की लिस्ट में जाने वाले हैं। इन शॉर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तीन बेसिकली बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, या तो बिजनेस रिलेटेड झगड़े होंगे या नॉन बिजनेस रिलेटेड झगड़े होंगे, घरेलू झगड़े या बिजनेस के झगड़े, घरेलू झगड़े एग्जाम बिजनेस के झगड़े हैं तो पिछले साल का टर्नओवर बता दो, 20 लाख है कि 10 लाख है, उससे कम है या उतना है तो एग्जाम, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है तो कंपनी पे करेगी, आरसीएम लगेगा। गवर्नमेंट का पॉइंट अलग ही एग्जाम कर दिया। एम आई क्लियर? मतलब एक्चुअली टैक्स एक ही केस में लगने वाला है, एक्चुअली टैक्स एक ही केस में लगने वाला है और उसको भी क्या कर दिया है, आरसीएम कर दिया है। क्यों? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, अब आते हैं एडवोकेट के। आर्बिट्रेशन खत्म। कौन है सप्लायर? अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। समझना, जैसे हम सीए, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आइदर प्रैक्टिस अंडर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और वी हैव अ पार्टनरशिप कंसर्न। मतलब either I'll be practicing on my individual capacity or I'll be practicing with some other people as a partners. तो same goes with advocates also. Advocate या तो पार्टनरशिप फर्म होती है या इंडिविजुअल होता है और वो इंडिविजुअल अदर देन सीनियर होना चाहिए। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में आई कांट चेक सीनियोरिटी, क्योंकि हो सकता है सीनियोरिटी में एक पार्टनर सीनियर है बाकी नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, then I won't check whether senior advocate है या नहीं है। Am I clear? पर individual में I have to check whether that person is senior advocate or not a senior advocate, क्योंकि ये वाला जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ये other than senior advocate के लिए है and we have a point below for senior advocate. Am I clear? Senior advocate की डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसको इतने साल हो जाएंगे उसको सीनियर बोल देंगे, कोई ईयर नहीं। जैसे हमारे सीए में, अब अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हो फॉर मोर देन 5 years तो आप एफसीए बन जाओगे, अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए अप टू 5 years आप एसीए रहोगे, अगर आप प्रैक्टिसिंग हो ही नहीं और आप 15 साल हो गए सीए बने हुए तो आप हमेशा एसीए ही रहोगे। ओनली प्रैक्टिसिंग सीए गेट एफसीए का टैग। एम आई क्लियर? दैट टू मोर देन 5 years। तो वैसे वाली बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर किसको दे रहा है? पहले अपन जो ऊपर पढ़ा ना उसको लिंक कर लेते हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट, गवर्नमेंट एग्जम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है यस। पिछले साल का टर्नओवर कितना है? अप टू 10 अप टू 20 एग्जम्प्ट। पिछले साल का टर्नओवर कितना है? मोर देन 20 मोर देन 10 टैक्सेबल आरसीएम। मतलब ये पूरा की पूरा एग्जैक्टली सेम एज आर्बिट्रेटर है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है इसमें, एक सीए से आज कितनी बार ऐसा होता है, जब मैं पीडब्ल्यूसी में जॉब करती थी, तो अगर मैं खुद अगर किसी फर्म की ऑडिटर हूं तो उस फर्म के लिए मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकती क्योंकि देन ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट नहीं आएगा, तो हम किसी और सीए फर्म से फिर अपना ओपिनियन लेते थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जैसे एक सीए दूसरे सीए से ओपिनियन लेता है, वैसे ही एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से भी लीगल सर्विसेज लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या लिखा है? अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, मैं ऊपर पढ़ रही हूँ, अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट गिविंग सर्विसेज विद सर्विसेज लीगल टू another partnership firm or to another advocate is also exempt. Simple. कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? बोलो बोलो। Can I go ahead?
नेक्स्ट, अब आते हैं किसकी, सीनियर एडवोकेट। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो पहले अपने जो सिंपल वाला पोर्शन है वो कर लेते हैं, सिंपल वाला पोर्शन कर लेते हैं। ओके, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट, बिजनेस एंटिटी है अप टू 10 अप टू 20 एग्जम्प्ट, more than 10 more than 20 taxable and RCM, गवर्नमेंट एग्जम्प्ट। अब आते हैं यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर अपन ने पढ़ा अगर एक पार्टनरशिप फर्म या एक इंडिविजुअल पार्टनर पर्सन अदर देन सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को लीगल सर्विस दे रहा है तो एग्जाम बोला ऊपर, एग्जाम बोला ऊपर, देखो ऊपर एग्जाम बोला अपन ने, राइट। यहां पे उन्होंने बोला है इट इज टैक्सेबल, यहां पे उन्होंने बोला इट इज टैक्सेबल, बट यहां ध्यान देना ये एनालिसिस की बात है, बट एडवोकेट फर्म्स कैन टेक एग्जाम्पशन अप टू टर्नओवर ऑफ 20 lakhs एज अ बिजनेस एंटिटी। समझना यार, आज सपोज मैं एक एडवोकेट हूं और आप एक एडवोकेट हो, मीता, एंड लेट मी टेक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स नेम, सपोज ईशा, थोड़ा सा ऊपर का रब कर देते तो समझ में आ जाएगा। ओके, I am advocate and Isha is also advocate and I am a senior advocate and I am giving my legal services to Isha. ईशा को कुछ, ईशा आगे किसी को सर्विसेज दे रही होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा ईशा को, तो ईशा ने मुझसे ओपिनियन लिया कि मैम व्हाट इज योर ओपिनियन एंड आई एम गिविंग माय ओपिनियन टू ईशा एज अ लीगल सर्विसेज एंड आई विल बी चार्जिंग मनी फॉर दैट। अब ईशा क्या है, ईशा एडवोकेट है, ईशा का बिजनेस है लीगल सर्विसेज देना, तो ईशा विल ऑल्सो कम अंडर दैट बिजनेस एंटिटी। ईशा भी क्या करेक्टरिस्टिक उसका बिजनेस है, बिजनेस ऑफ गिविंग लीगल सर्विसेज, इजंट ईशा है बिजनेस एंटिटी। तो उन्होंने ऊपर क्या बोला कि बॉस बेसिकली अगर सीनियर एडवोकेट किसी और एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो टैक्सेबल होता है, यस टैक्सेबल होता है, बट ये चेक करो ना कि ईशा का पिछले साल का टर्नओवर क्या है। अगर उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 और 20 अप टू 10 और अप टू 20, then she is exempted because she will come, see she is what, she is a business entity, she is doing a business, but business of legal services, business of legal, I hope you getting me what I'm trying to convey। ये एनालिसिस किया है, ये लैंग्वेज लॉ में कहीं, लॉ में सिर्फ टैक्सेबल बोल दिया, लॉ में सिर्फ टैक्सेबल बिल की कहानी खत्म कर दी। फिर फर्दर लोगों ने क्या किया कि ओके मैंने मान लिया कि इफ सीनियर एडवोकेट इज गिविंग सर्विसेज टू अनदर एडवोकेट इट इज टैक्सेबल, अग्रीड, बट अनदर एडवोकेट भी तो एक बिजनेस ही है, तो आपने बिजनेस एंटिटी को तो पिछले वाले पॉइंट में अप टू 10 अप टू 20 एग्जाम कर दिया कि नहीं कर दिया है, समझा, समझा, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। और अगर पिछले साल का टर्नओवर ईशा का मोर देन 20 है या मोर देन 10 है तो फिर करंट ईयर में टैक्स लगेगा, और टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपेंट पे करेगा, मतलब RCM लगेगा। एम आई क्लियर, आंसर करो, एम आई क्लियर, रिप्लाई, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। मतलब इन शॉर्ट लीगल सर्विसेज में बाय डिफॉल्ट RCM लग रहा है, लीगल सर्विसेज में बाय डिफॉल्ट RCM लग रहा है, एम आई क्लियर, ओके। एक सर्कुलर आया था, whether legal services other than representational services provided by an advocate or a senior advocate to a business entity are liable for GST under RCM। बॉस RCM ही लगने वाला है, legal is by default RCM, legal is by default RCM। 10 और 20 ना, 20 अगर नॉर्मल स्टेट्स में, 10 अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। when I will teach you registration chapter we have a different list of special category states। हम कंपोजिशन स्कीम में 8 स्टेट्स पढ़ के आए थे, वो सेम 8 यहाँ नहीं है, हर सेक्शन के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अलग से डिफाइन किया है। कोई कंफ्यूजन? What is the limit for Isha, 10 or 20? If Isha's previous year
aggregate turnover is up to 10 in special category states or 20 in normal states, then current year में ईशा will get exemption because ईशा is a business entity. Confusion दूर हुआ? आंसर करो, confusion दूर हुआ? Please reply fast. और एम आई क्लियर, इज लीगल क्लियर? तो लीगल की बात करें तो कोर्ट, जज, ट्रिब्यूनल, शेड्यूल 3, एडवोकेट, आर्बिट्रेटर यहाँ पे. अब टैक्स मेनली तो एग्जाम्प्टेड ही है. अगर आप देखो आर्बिट्रेटर के केस में एक ही जगह टैक्स लग रहा है जब आर्बिट्रेटर इज गिविंग लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी जिसका 25 साल का टर्नओवर 10 या 20 से ज्यादा है तो आरसीएम लगेगा. पार्टनरशिप फॉर्म में भी सेम. सीनियर एडवोकेट के केस में बिजनेस एंटिटी 20 लाख या 10 लाख ज्यादा है तो टैक्स लगेगा. और किसी और सीए को दे सीए को नहीं किसी और एडवोकेट को दे रहे हो तो टैक्स लगेगा. पर अगर उनका 25 साल का टर्नओवर 10 या 20 है तो एग्जम्प्ट है. एम आई क्लियर? और जहां जहां टैक्स है क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा. तो कम टू आरसीएम चैप्टर. चार्ज ऑफ जीएसटी पे आओ फटाफट. चार्ज ऑफ जीएसटी पे आओ. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट, वी आर डन विद फर्स्ट पॉइंट. देखो ये चैप्टर ऐसे खत्म होने वाला है. ये चैप्टर आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हो जाएगा. कम टू सेकेंड एंड कम टू थर्ड. यहाँ 2 पॉइंट कवर होंगे हमारे, सेकेंड एंड थर्ड. तो पहले मैं थर्ड लेती हूँ. किसको ले रही हूँ? थर्ड. किसकी बात चल रही? ट्रिब्यूनल. सर्विसेज बाय होम? ट्रिब्यूनल. सर्विस सप्लायर कौन है? ट्रिब्यूनल. रेसिपेंट कौन है? मुझे बताओ. कब टैक्स लग रहा है? जब ट्रिब्यूनल किसको सर्विसेज दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को. और हमको मालूम है वो बिजनेस एंटिटी जिसका पिछले साल का टर्नओवर 20 या 10 से ज्यादा है एंड दे आर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. अगर रेसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो आरसीएम आएगा ही नहीं, फिर एफसीएम रहेगा. ये तो बाय डिफॉल्ट हर जगह होगा. बस अगर रेसिपेंट को टैक्स पे करना है तो उसको नंबर लेना पड़ेगा और नंबर लेने के लिए उसको इंडिया का होना पड़ेगा, उसका बस पैन नंबर होना चाहिए. तो अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है तो एफसीएम, वो भूलना मत. रेसिपेंट के लिए क्या बोला है? रेसिपेंट शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. तो इफ रेसिपेंट इज नॉट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी दैट डज नॉट मीन कि टैक्स नहीं लगेगा, देन इट विल बी एफसीएम. कोई कंफ्यूजन बताओ मुझे, जल्दी बताओ. थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? Clear? Am I clear? Am I clear to you? Second point, legal service. Second point किसकी बात चल रही? लीगल सर्विसेज किसके थ्रू? बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट. एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ये एक्चुअली इसको एक कर दो, इसको 2 कर दो बस. An individual advocate including a senior advocate or a form of advocate. बिजनेस एंटिटी, देखो हर जगह बिजनेस एंटिटी पे टैक्स लग रहा था. मतलब सीनियर एडवोकेट भी जब दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो उसको भी बिजनेस एंटिटी ही बोलते हैं. मतलब तो उनका टर्नओवर ध्यान रखना. पर वो बिजनेस एंटिटी कहाँ होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए. अगर वो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं हुआ तो एफसीएम लगेगा. पॉसिबल है ना यार. आज मैं एडवोकेट हूँ, मुझे बाहर का बंदा, इंडिया के बाहर का बंदा अगर मुझसे लीगल सर्विसेज ले रहा है तो मैं आरसीएम लगाऊंगी कैसे? ही इज नॉट इन इंडिया. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इज सेकंड क्लियर? इज थर्ड क्लियर? पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा विच इज जीटीए सर्विसेज, हम ऑलरेडी कर चुके थे. पॉइंट नंबर 2 लीगल सर्विसेज. पॉइंट नंबर 3 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज. एम आई वेरी क्लियर? इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन? Is legal services very clear? पक्का? Sure?
Yes, all fine. Okay, so I'm done with legal services. Thank you. Bye bye. Take care. Any doubt you can ask me anytime. Thank you.